हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ स्पेशल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखो ये डायग्राम गिवन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। अब देखो डायग्राम आपके पास गिवन है और बोलता है 3 2 ohm रजिस्टर्स ABC आर कनेक्टेड एज इन द फिगर शोन। ठीक है, ABC 3 2 ohm के रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ईच ऑफ देम डिसिपेटेड एनर्जी एंड कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट। पावर कितनी गिवन है? 18 वोल्ट। ठीक है, without melting find the maximum current that can be flow through the 3 registers। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। और पावर क्या होती है, सीरीज में अलग और पैरेलल में अलग तरीके से फ्लो करती है। आपके पास ये रजिस्टर है, ये पावर है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। ठीक है, तो पावर आपके पास 18 है, ये आ गया I² इंटू R कितना है 2। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, I² क्या आ जाएगा 18/2 9। I² इज इक्वल टू 9, तो I क्या हो जाएगा √9 मीन्स 3 एम्पियर। अब देखो ये एक दूसरे की क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो जितना 3 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगा, इसमें से भी 3 एम्पियर फ्लो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फर्दर क्या हो रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 3 एम्पियर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 एम्पियर फ्लो कर जाएगा और यहाँ पे 1.5 एम्पियर फ्लो कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए के अक्रॉस में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, बी के अक्रॉस में 1.5 का, और सी के अक्रॉस में भी 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर रजिस्टर इफ द पावर इज गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक डायग्राम गिवन है, देखो कुछ लेबलिंग्स भी गिवन है इसके साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, देखो ये डायग्राम गिवन है, पहले इसको अच्छे से समझना है। बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, R1 एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो कि है P और U के बीच में। यहाँ पे U आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, P एंड U के अक्रॉस में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। जनरली बच्चे क्या देखते हैं, P और Q के बीच में क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये वो क्या कर देते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को भी 2 ओम मान लेते हैं और आंसर लिख देते हैं। लेकिन बेटा ये गलत होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप क्या करना, ऐसे वायर ड्रॉ कर लेना। मान लो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। अब देखो ये वायर है, अपर में क्या है, 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और नीचे क्या है, इतना सारा रजिस्टर लगा हुआ है। तो यानी एक तरह से अगर हम डायग्राम बनाए, तो अपर ये 2 ओम का रजिस्टर और बाकी ये नीचे बहुत सारे जो रजिस्टर लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे रफ डायग्राम बना लो और उसके बाद इसको सोल्व करो। जैसे R1 क्या हो जाएगा, R1 के लिए क्या होगा, ये पैरेलल और ये सब पैरेलल, तो इसको आप सेपरेट रख लो। ठीक है,
और बाकी क्या करो, इन सब का पहले सीरीज में निकालो। देखो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सब रजिस्टर्स को आप ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर दोगे, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, और ये क्या जाएगा 24। तो एक तरह से ये 2 ओम है और ये क्या है 24 ओम है। अब ये आपस में पैरेलल है, तो आपको ऐसे करके ये फाइंड आउट करना था। इस कैलकुलेट हो जाएगा, ये 12 ये 1 यानी 24 ही आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 + 1 13/24, ये है 1/R1, और R1 क्या हो जाएगा 24/13। इसको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी हमारे पास क्या 1.84 ओम रेजिस्टेंस आ गया अक्रॉस पी एंड यू के। तो पी और यू के ऐसे आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है टी एंड क्यू के अक्रॉस में आपके पास रजिस्टर निकालना है। ओके, ये आर नहीं ये टी है। अब देखो इसका भी हमें ऐसे करना है, एक मान लिया ऐसे वायर है और एक ऐसे वायर है, मान लो इसको प्लस मान लिया इसको माइनस मान लिया, तो ये सारे रजिस्टर और ये सारे रजिस्टर एक दूसरे के यहाँ होंगे पैरेलल। तो पहले इसका सीरीज में निकाल लो। इसका सीरीज में क्या आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 ओम आ गया अपर रजिस्टर का। और लोअर का देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, ये आ गया 16। तो आपको ये अब फिर से पैरेलल में निकालना है। R2 1/10 + 1/16, इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 80। अब इसको डिवाइड करो, आ गया 8 प्लस इसको करोगे तो आ गया 5, तो यहाँ से आ गया ये 13/80, और R2 क्या जाएगा 80/13 और 6.15 रजिस्टेंस। आपको ऐसे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई भी आ जाए तो आपको खुद से वायर बना लेनी है और उन दोनों को अरेंज कर लेना है कि ये कैसे अरेंजमेंट है, और ये कैसे हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ये तो गिवन ही था, और इनको क्या कर लेंगे हम सीरीज से सॉल्व कर लेंगे। फिर आपस में क्या किया, इन दोनों को पैरेलल रख दिया। जब इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन सारों का सीरीज कर लिया, इन सारों का सीरीज कर लिया, इसको और इसको पैरेलल में रख देंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है R1 / R2, यानी रेशो निकालनी है। तो R1 / R2 यहाँ से देख सकते हैं, R1 अपने पास आया 1.84 और ये है 6.15। इसको आप डिवाइड कर लो, जो सिंपलेस्ट रेशियो आती है उसको फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक डायग्राम आता है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है A1, A यहाँ पे बैटरी है, 8 वोल्ट की स्विच है, A2 सेकेंड एमीटर, ये C,
ये 8 ओम और ये 8 ओम। अब इस क्वेश्चन के क्या 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोलता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस से निकालना है 2 8 ओम रजिस्टर्स का कम्बिनेशन का, यानी जो ये कम्बिनेशन दे रखी है ये आप देख के बता सकते हो कि पैरेलल है और इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, यहाँ से एलसीएम भी 8, तो 1 + 1 2/8, ये है अपना r, और r क्या हो जाएगा 8/2 यानी 4। ठीक है 4। नेक्स्ट कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स। ठीक है 4 ओम, ठीक है ये 4 ओम रजिस्टर है, इसके थ्रू आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी एमीटर के लिए आप बताओगे तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो एक तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अभी ये एक दूसरे की क्या है सीरीज में है, जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 + 4 यानी 8 ओम। अब हम करंट निकालते हैं। अब V = IR होता है, I क्या हो जाएगा V/R, V कितना गिवन है 8 और रेजिस्टेंस कितना आ गया टोटल 8, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो अगर यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में अगर आप एक वोल्टामीटर लगा लोगे तभी आप बता पाओगे। ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V = IR, I आपको पता ही है कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और रेजिस्टर कितना गिवन है ये 4 ओम, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 वोल्ट। इतना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर निकालनी है 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में। देखो पावर निकालनी है तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं, P = VI। अब देखो इसके अक्रॉस में लगा हुआ है तो इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना लेना होगा, तो ये जाएगा 4 × 4। या आप क्या कर सकते थे I² R से भी तो निकाल सकते थे। ये क्या है 1 और रेजिस्टेंस आपका गिवन है 4, तो यहाँ से भी क्या है 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, कहता है कि डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी। देखो एमीटर को कितने भी एमीटर आप लगा दो एक सीरीज में, ठीक है एक सर्किट के अक्रॉस में, वो सब सेम ही क्या करेंगे, सेम ही वैल्यू देते हैं करंट के, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम ही आएगा, जिस वजह से अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। सेम रीडिंग देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 0 है, नो डिफरेंस। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक फिर से एक डायग्राम है। ये R1 है 3 ओम, ये R2 है 6 ओम। ठीक है सबसे पहला पार्ट कहता है कि जो ये कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का इस पर्टिकुलर सर्किट में से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये सीरीज में नहीं है, ये क्या है बैटरी के पैरेलल में है। ठीक है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसको सीरीज में समझना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये यहाँ आ जाता है या यहाँ आ जाता है या ऊपर कहीं भी आ जाता है तो ये इसको सीरीज मान लेते हैं, लेकिन अभी क्या है अलग से वायर कनेक्ट किया गया है ताकि इसको कनेक्ट किया जा सके, जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेकंड पार्ट में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, वो भी बहुत ईजी है, वही हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है R1 आपके पास 3 है, ये आपके पास 6 है, तो इनका एलसीएम आया 6, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3/6, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा 6/3 यानी 2 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस थ्रू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब देखो
कोई भी सर्कुलर लूप है, ठीक है, और मान लो इसको पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट किया गया है, अब करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो आप करंट की डायरेक्शन भी दिखाओगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, मार्क द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने डायरेक्शन शो कर दी, जैसे आप टर्मिनल करोगे उसके अकॉर्डिंग, अगर आप टर्मिनल रिवर्स कर ले तो रिवर्स कर देना। उसके बाद बोलता है मैग्नेटिक लाइन। देखो मैग्नेटिक लाइन इसमें क्या याद रखना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या हो जाते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं। एक आध यहाँ बना लो। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी डायरेक्शन याद रखना, सर्कुलर लूप से वो बाहर की तरफ चलते हैं हमेशा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। और इनसाइड का सर्कुलर लूप आप क्या बोलोगे, ऐसे बाहर निकलते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना देंगे तो ये बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन है। फिर कहता है हाउ वुड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अफेक्टेड इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अगर रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर हम रेडियस को कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। और अगर हम कह रहे हैं कि रेडियस हमने हाफ कर दी, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ट्वाइस। अगर आप ट्वाइस भी नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट ये लिख देना कि वो इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ से भी आपका आंसर जस्टिफाई हो जाता है। ये रिलेशन बताना बहुत जरूरी है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द लूप इज डबल। देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर करंट बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। यहाँ हमने बोला कि करंट को हमने डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं आप इंक्रीज कर जाएगी। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया था कि R1 डिवाइडेड बाय R2 की रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट चला लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी।